हाँ जी, कनेक्ट सिविल के मिशन 350 मतलब वीडियो देखो प्लस आंसर राइटिंग करो के प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे आज से स्टार्ट करो, चाहे आपने डे 1 से किया होगा, हालांकि डे 2 ही चल रहा है ये, तो कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको जस्ट वीडियो देखना है और आंसर राइटिंग करनी है। और ये नोट्स, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको एक नोट्स में आपको नोट डाउन कर लेना है चीज़ें नोटबुक में। चलो चलते हैं साहब। न्यूज़ 1 वाइट्स यूजफुल। क्या था न्यूज़ 1? नाविक का लॉन्च था। वाई रीजनल नेविगेशन सिस्टम मैटर्स। क्यों मैटर करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? रीजनल नेविगेशन सिस्टम की बात हो रही थी, ठीक है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी था और राजस्थान पत्रिका में भी था। तो बात की शुरुआत होती है 1999 से। हुआ क्या था 1999 में? क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल का युद्ध हुआ था। तो भाई साहब, कारगिल के युद्ध में जो पाकिस्तानी ट्रूप्स थे उन्होंने सिविलियंस की ड्रेस में आए थे और उन्होंने दे पोजिशन देमसेल्फ एट द मेनी कारगिल पीक्स, ठीक है। उन्होंने अपने आप को वहाँ पे पोजीशन कर लिया था, एक तरीके से कारगिल को कैप्चर कर लिया था। नाउ वी वांटेड सम नेविगेशन सिस्टम, उनकी पोजीशनिंग का पता लगाने के लिए, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। तो हमारे पास नेविगेशन सिस्टम तो था नहीं 1999 में, तो ठीक है, अपना खुद का। तो देन वी सॉट हेल्प ऑफ अमेरिका, यूएसए का जो जीपीएस था उसकी हेल्प हमने मांगी, लेकिन भाई साहब अमेरिका ने मना कर दिया। 1999 की बात है। और हम इंडियंस का क्या है, जब हम इंडियंस किसी चीज़ को दिल पे ले लेते हैं तो फिर हम बुरे होते हैं। याद है एक बिना कपड़ों वाला आदमी जिसने ब्रिटिशर्स की बात को दिल पे ले लिया था, क्योंकि उनको ट्रेन से धक्का देके बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स को ही धक्का देके इंडिया से बाहर निकाल दिया। याद आ रहा होगा वो आदमी, गांधी जी। याद है PL 480 प्रोग्राम, इंदिरा गांधी को PL 480 प्रोग्राम, जो कि बहुत गंदे वाले गेहूँ होते थे वो लेते थे हम, उसमें भी उनको बेइज्जत किया गया था इंदिरा गांधी को। तो उन्होंने क्या किया? ग्रीन रिवॉल्यूशन ला दी। तो हम इंडियंस, जब कोई हमें जलील करता है, कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो हमारे अभिमान, जिसे मैं बोलूँगा, मतलब ईगो नहीं बोलूँगा, हमारे प्राउड को चोट जब चलती है तो फिर हम कुछ ना कुछ अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो PL 480 का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया और 1990 का कारगिल का है। तो इसके बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि भाई साहब अपना खुद का रीजनल नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। हमारे पास क्यों नहीं है? जब जैसे यूएस के पास जीपीएस है, वैसे हमारे पास क्यों नहीं है? तब आया ये वाला प्रोग्राम। और फिर फाइनली काफ़ी प्रयासों के बाद में 2013 में हमने पहला रीजनल नेविगेशन IRNSS का जो फर्स्ट सैटेलाइट है IRNSS 1A, ये वाला लॉन्च कर दिया था हमने 2013 में। 2018 में लास्ट वाला कर दिया। अब अभी हम समझते हैं कि IRNSS है किस चिड़िया का नाम साहब, ठीक है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेपर 2 टेक्नोलॉजी है अपने सेटेलाइट्स एंड देयर ऑर्बिट, सीधा सीधा उपग्रह और उनकी कक्षाएं, उपग्रह के बारे में तो बात हो रही है, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया, याद करो आप अपग्रेड प्रोग्राम में, कि जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस नाम के सेटेलाइट होते हैं। वो क्या करते हैं? ये लगभग 36,000 किलोमीटर पे होते हैं अर्थ से, अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर पे होते हैं। और अर्थ की जो इक्वेटर है उसकी यदि पैरेलल होता है उसे तो बोलते हैं जियो स्टेशनरी। और यदि 36,000 किलोमीटर पे उसी के कोई और प्लेन है, ये मान लो ये वाला प्लेन है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे जियो सिंक्रोनस, ठीक है। ट्रेवल्स एग्जैक्टली एट द सेम रेट एज अर्थ, जितना जो अर्थ की जो घूर्णन गति होती है उसी रेट पे ये घूमते हैं, ठीक है। और इसीलिए जियो स्टेशनरी है। मान लो अर्थ इसी स्पीड से घूम रही है, सैटेलाइट भी इसी स्पीड से घूम रहा है, तो फिर ये एक तरीके से क्या हो गए? स्थिर हो गए, ठीक है। आप किसी ट्रक पे बैठे हो, ट्रक जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से तो आप जा रहे हो, तभी तो ट्रक के सापेक्ष में आप स्थिर हो गए। ठीक वैसे ही अर्थ की गति से ही घूम रहे हैं तो अर्थ के सापेक्ष में ये स्थिर हो गए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हिंदी वाले लोग यार डरते हैं, यार डरते भी और डराते भी है कि आप हिंदी नहीं करते, हिंदी नहीं करते। पहली बात तो मैं काम की चीज़ों को हिंदी कर देता हूँ। दूसरी बात यार, पेपर 4 में हिंदी करना आपके सिलेबस में है तो आप खुद से करने की कोशिश करोगे ना। हालांकि अधिकतर चीज़ें मैं खुद कर देता हूँ, डरो मत हो। अधिकतर चीज़ें कीवर्ड्स में ब्रैकेट में हिंदी में लिख देता हूँ। उसके अलावा आपको खुद से हिंदी करनी आनी चाहिए ताकि आपका पेपर 4 की तैयारी भी साथ साथ होती रहे, ठीक है। डरना नहीं है अपने को। आगे चलते हैं साहब। तो ये जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं जो 36,000 किलोमीटर पे होती है, किस किस काम में आते हैं? संचार उपग्रह, टेलीकम्युनिकेशन में काम आते हैं, वेदर मॉनिटरिंग में काम आते हैं, मौसम उपग्रह में। जैसे आजकल क्या चल रहा है, नौतपा चल रहा है, लेकिन नौतपा में भी ये जो अपना वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो एक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या ला रहे हैं? ये चक्रवात ला रहे हैं, आंधी ला रहे हैं, तूफान ला रहे हैं, बारिश ला रहे हैं। ये अपने को पहले से जानकारी मिल जाती है कि आज जैसे अगले 2 दिन मौसम खराब रहेगा। ये किससे पता लग रहा है? क्योंकि हमारे सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मौसम उपग्रह हो गया। जियो कवर ए लार्ज रेंज ऑफ अर्थ, भाई जो चीज़ जितनी दूर होगी किसी ऑब्जेक्ट से वो उतना ही एरिया ज़्यादा कवर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह खड़े हो, ठीक है,
तो आप इतना ही एरिया देख पाओगे, आप ज़्यादा दूर ये इतना ही एरिया देख पाओगे। अब आप ज़्यादा दूर खड़े हो तो आप ज़्यादा वाला एरिया कवर कर पाओगे, ठीक है। इसी तरीके से 36,000 किलोमीटर तो ज़्यादा वाला एरिया, जैसे ऐसा माना जाता है कि 3 जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पूरी अर्थ को कवर करने में सक्षम होते हैं। ये इतना एरिया इसने कवर कर लिया, इतना एरिया इसने कवर कर लिया और इतना एरिया, तो लगभग पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, IRNSS और नाविक हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो यही पढ़ रहे हैं, IRNSS और नाविक। नाविक की फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पता होनी चाहिए। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। अब आप हिंदी वाले बोलेंगे आपने तो हिंदी किया ही नहीं भाई, ये तो फुल फॉर्म है, तो ये तो आपको ऐसे ही लिख के आनी है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नाविक IRNSS कंसिस्ट ऑफ 7 सैटेलाइट, 7 सैटेलाइट है, जिसमें 3 तो है जियो स्टेशनरी, ठीक है, भू स्थितिक, और 4, ठीक है, ये 5 थे, 4 है, 4 हैं भू समकालिक, मतलब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, 3 + 4, ठीक है। जब भी नाविक का क्वेश्चन आएगा, जो कि हाई चांस है आने के, आपको ये, क्योंकि यूपीएससी में पूछा गया है और अपने सीधे सीधे सिलेबस में, तो 3 जियो स्टेशनरी में और 4 जियो सिंक्रोनस में। जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस का डिफरेंस मैंने बता दिया है, जो अर्थ के दोनों 36,000 किलोमीटर पे है ना, ये तो दोनों सेम है, दोनों 36,000 पे। अंतर बस इतना है कि जो जियो स्टेशनरी है ना, वो क्या करता है, अर्थ की जो इक्वेटर है उसके पैरेलल में ही घूमता है। जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है ना, तो ये इसके पैरेलल में ही घूमता है ये, ठीक है ये। जबकि जो जियो सिंक्रोनस है वो जरूरी नहीं है, वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। जैसे ये अर्थ है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये इक्वेटर है, ठीक है, तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये कैसे भी हो सकता है, बस इतना डिफरेंस इनमें, ठीक है। अब ये 7 कौन कौन से हैं साहब, देखो बी, इनका नाम ABCD पे, ABCDEFGH और I। अरे ये तो 9 हो गए। देखो हुआ क्या था, ये 7 भेजे गए थे अलग अलग टाइम पे शुरू में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2013 में पहला भेजा गया था और 2018 में आखिरी भेजा गया था, आखिरा बोल रहा हूँ, हद हो गई, ठीक है। एक मिनट, हाँ 2018 में आखिरी भेजा गया था। अब ठीक है, अब हुआ क्या कि इनमें क्या है, रूबिडियम क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक, इनसे ही काम करते हैं। अपनी सादा वाली क्लॉक नहीं होती जो सेल से चलती है, एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं, ठीक है। तो ये खराब हो गई एक ही। तो फिर अब याद करो, गगनयान मिशन में मैंने बताया था कि गगनयान मिशन का ये फायदा होगा कि कोई भी सैटेलाइट खराब हो जाता है तो उसको वहाँ जाके ठीक कर देंगे। लेकिन अपने पास तो अभी गगनयान है नहीं ऐसा कुछ कि वहाँ पे जाके साइंटिस्ट ठीक कर दे। तो अभी क्या करना पड़ता है, हमें पूरे सैटेलाइट को ही रिप्लेस करना पड़ता है कि कुछ भी खराबी हो गई तो उस सैटेलाइट को तो डिस्कार्ड कर देते हैं, हम नया भेजना पड़ता है उसकी जगह। तो एक खराब हो गया, एक ही क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक से जो घड़ियाँ हैं वो बंद हो गई, तो फिर उसकी जगह भेजा H। लेकिन H वाला मिशन हो गया था फेल, जा ही नहीं पाया था ये, तो फिर भेजा I। इसलिए एक ही जगह I है अभी, ये देखो I, तो A B C D E F और G, ये हो गए ना पूरे, कितने हो गए, एक ही जगह I है अब, क्योंकि H फेल हो गया था, एक ही जगह H भेजा था लेकिन वो फेल हो गया था, तो उसकी जगह फिर I भेजा, ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये 6 तो ये हो गए और I हो गए 7 हो गए। इतना समझ में आ गया, बस इतना एग्जाम के लिए काफ़ी है भाई साहब। अब क्या है, इसका काम क्या है, तो पहली बात तो ये रिलायबल पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। कहाँ पे प्रोवाइड करता है, विद इन 1500 किलोमीटर रेडियस ओवर द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट कौन क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सब कुछ आते हैं, ये पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल वगैरह, भूटान वगैरह आता है सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। ये तो ये देखो, ये इतना एरिया कवर करता है ये, इसीलिए तो इसे रीजनल बोलते हैं, ग्लोबल नहीं है भाई साहब। ग्लोबल तो पूरी अर्थ को कवर करता है, इसलिए इसको रीजनल बोलते हैं। ये लगभग 1500 किलोमीटर की रेडियस के एरिया को कवर करता है, ठीक है साहब। कवर कर रही है, कर रही है ये। आज मुझे क्या हो रहा है, ठीक है, इसको हिंदी में मैंने कर दिया। उपमहाद्वीप में 1500 किलोमीटर के दायरे में सटीक स्थिति, नेविगेशन और समय सेवाएं प्रदान करता है। जैसे GPS करता है, भी आपके सबके फोन में GPS है, ये अमेरिका का है भाई साहब, USA का, ठीक है। अब बात चल रही है, अपना जो संचार मंत्रालय है वो बात चला रहा है किससे, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से, कि भाई साहब आप GPS इंस्टॉल करके देते हो ना यार, हमारा भी इंस्टॉल करके दे दो IRNSS-1 वाला, नाविक वाला, तो इंडियन फ़ोन में। तो ये बात चल रही है अभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। GPS हो गया, अच्छा GPS से भी सटीक है क्योंकि ये तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। GPS 20 मीटर तक का सटीक देता है, अपना 20 मीटर से कम तक का, इवन 5 मीटर तक का सटीक पोजीशन बता देता है। अरे भाई इंडियन से अपनी पे आ जाते हैं तो हम फोड़ देते हैं। 2 टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता है ये, पहली सर्विस है SPS, दूसरी है RS, ठीक है, ये याद कर लेना। पहली है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम मतलब जैसे आम नागरिकों के काम आती है, अपने क्या काम आती है, भाई साहब डेट पे जा रहे हैं, उन्होंने बुला लिया कोई कैफे पे, हमने GPS लगाया और वो कैफे पे पहुंच गए, ये स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम हो गई। और कोई कि हम एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वही है स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम, इसी में काम आती है।
और दूसरा हो गया, अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो एक तो हिंदी में मुझे ये दिक्कत आती है कि बहुत जगह जैसे सॉफ्ट पावर है, इसको नम्र शक्ति लिखा हुआ था जो कि गलत है, वो सॉफ्ट पावर ही लिखते हैं। इवन दृष्टि आईएएस में मैंने चेक किया तो सॉफ्ट पावर ही होती है। तो आधे शब्द तो आपको वैसे ही लिखने पड़ते हैं सीधे सीधे देवनागरी में इंग्लिश को ही, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन आप कर लोगे, मुझे विश्वास है आप हिंदी वालों पे, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सेवाएं लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज, रेस्ट्रिक्टेड मतलब जैसे आम नागरिक, भाई आम नागरिक बोल रहा हूँ, हद हो गई आज तो। रेस्ट्रिक्टेड सर्विस वो होती है जो आम नागरिक यूज नहीं करेगा, उनको जैसे थल सेना वाले, जल सेना वाले और भी ये सब लोग यूज करेंगे। सामरिक दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपको करगिल के युद्ध में आपको जरूरत पड़ गई, ठीक है, जैसे आपको कोई भी स्पाई वगैरह करना है पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसमें आपको जरूरत पड़ गई, तो ये रेस्ट्रिक्टेड सर्विस है, ये सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को ही प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। 2 टाइप की सर्विस होगी, आगे चलते हैं। उसके अलावा कोई भी नेविगेशन, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, एरियल हो या फिर मेराइन हो, मतलब जैसे फिशरमैन है, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, तो उनके भी मोबाइल में अपने ये नाविक डाल दिया, तो वो सटीक पता लगा सकेंगे। एक तो क्योंकि मैपिंग भी करता है, ये वाले जो सैटेलाइट होते हैं ये मैपिंग भी कर लेते हैं। मतलब मैपिंग का मतलब क्या हुआ कि ये पता लगा लेंगे कि कहाँ पे मछलियों की तादाद ज़्यादा है। इवन ये माइनिंग वगैरह के लिए भी काम आ जाते हैं, ठीक है, जो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है कि कहाँ पे खनिज के भंडार है, इन सब में काम आते हैं साहब। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएंगे भाई। जब ये मौसम विभाग के काम आ रहा है तो मौसम विभाग पहले ही बोलेगा ना कि यहाँ चक्रवात आने वाला है, यहाँ स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट में काम आते हैं, स्पेशली सेफ्टी पर्पज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। सारे जो कमर्शियल व्हीकल्स है ना, जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की बस थी और वो खाली थी बस, ठीक है। यदि उन महिला के पास नाविक सिस्टम होता है या जीपीएस सिस्टम ऑन होता है और उनके घर वालों तक उनकी वो होती, तो शायद वो बच जाती। तो ये कमर्शियल व्हीकल्स में मैंडेटरी कर दिया गया है नाविक बेस्ड व्हीकल ट्रैकर, ठीक है। जैसे जीपीएस ट्रैकर होता है वैसे नाविक ट्रैकर हो गया, सेम चीज़ है। आपदा प्रबंधन हो गया, ये हो गया बेड़े का प्रबंधन करने में, ठीक है। इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन, अभी मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो अपनी कम्युनिकेशन है उसकी बात चल रही है इनके साथ कि यार आप जीपीएस देते हो, हमारा नाविक भी दो आप। तो माइक्रोसॉफ्ट जो भी कंपनियाँ होती है बनाने वाली, जैसे इसमें लिखा हुआ है आज की न्यूज़ में, मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन टॉक्स विद स्मार्टफोन कंपनीज टू अर्ज देम टू मेक देयर हैंडसेट नेवी कॉम्पिटेबल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई साहब। आगे चलते हैं अपन, ये हो गए इसके यूज हो गए, तो 5-7 यूज हो गए। आप अपनी कॉपी में बस इतना छोटा छोटा लिख दो, ऐसे 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 डिजास्टर मैनेजमेंट लिख दिया, व्हीकल ये हो गया। सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पावर कैसे बताओ भाई, कि हम क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश को अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, नेपाल को प्रोवाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर तो बढ़ी ना अपनी, हमारी जो इस रीजन में, तो भाई साहब अपनी जो सॉफ्ट पावर को डिप्लोमेटिक वो हो गई एक तरीके से, अपनी शक्ति बढ़ी, ठीक है। दूसरी एक तो ये सॉफ्ट पावर होगी, दूसरी सॉफ्ट पावर क्या है कि हम उन देशों के एज पार आ गए जिन देशों के पास ये पोजिशनिंग सिस्टम है। जैसे बाइडू है चाइना के पास, ग्लोनास है रशिया के पास, जीपीएस यूएसए का है और गैलीलियो यूके का, ठीक है, यूरोप का। देखो भाई सिर्फ 4 देशों के पास है अभी, और 5वां कौन हो गया, इंडिया हो गया। तो हम आगे ना एक तरीके से एक बड़ी सूची में आगे ना, किस किस के पास ये याद रख लेना भाई। बाइडू, मैं तो बीडू बोलता हूँ इसको, ठीक है। बाइडू हो गया चाइना के पास, ग्लोनास हो गया रशिया के पास, जीपीएस हो गया अमेरिका के पास और गैलीलियो हो गया यूके के पास, ठीक है। तो हम यहाँ से भी हमारी पावर बढ़ रही है। आगे चलते हैं भाई, ये न्यूज़ कवर हो गई, इतना लिख देना काफ़ी हो गए। अब ये सेंगोल बहुत यूज में है। पहली बात तो इसमें 2 चीज़ें अपने को, एक तो अपने को कंक्लूजन वाली बात, यहाँ पे बहुत सारी बातें पता चल रही है। मोदी जी का भाषण था, उसमें से ये आर्टिकल बनाया गया इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने कंक्लूजन में, देखो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक एंड फुलफिलिंग होना चाहिए। जब भी ब्रॉड क्वेश्चन आए 10 मार्कर का और इंडिया की बात हो, तो आपके पास इस आर्टिकल में बहुत सारे ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड कंक्लूजन आप बना सकते हो। जैसे 140 करोड़ लोगों को हमें देखो, एस्पिरेशन एंड ड्रीम्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, तो आप एक अच्छा कंक्लूजन ये बना सकते हो कि by doing this XYZ thing we can fulfill the aspiration and dreams of 140 करोड़ इंडियंस। ये भी एक टारगेट हो गया ना, 140 करोड़ इंडियंस के एस्पिरेशन को फुलफिल करना, ठीक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात हो रही है 75 साल में, मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। और चलते अपन ये वाला कर सकते हो, चरवते, मान लो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्लाइमेट चेंज का आ गया, टेररिज्म का आ गया, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो हम कंक्लूजन ऐसा करते हैं कि वी ऑल इन हार्मनी शुड बी चरवते, मतलब हमें एक साथ मिलके चलते रहना है, ठीक है। कीप गोइंग टू अचीव दैट गोल। तो ये सब चीज़ें हम लिखते हैं ना,
चरवेती 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 होता है एक्चुअली में ना, चरावेती होता है या जो भी होता है यार, ये है ना। तो ये आप लिख लेना अपने नोट्स में, और जो भी होता है चरावेती चरावेती चरावती, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा सेंगोल का तो मैं बता ही दूंगा। ये देखो इन्होंने, मैंने क्या कहा था एक बार बूस्टर में, आपको याद हो तो, कि वो कंक्लूजन ज़्यादा बेटर होते हैं जिसमें कोमा लगा लगा के 4-5 चीज़ें लिख दी जाती है। जैसे मोदी जी ने भाषण को देखो कैसे कंक्लूड किया है कि फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंडिया, ए प्रॉस्परस स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्ड इंडिया, एन इंडिया दैट वर्क्स मोर स्ट्रांगली ऑन द पाथ ऑफ पॉलिसी, जस्टिस, ट्रूथ, डिग्निटी एंड ड्यूटी। अब हिंदी आप कर लेना, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है। यदि आप 10 मार्कर क्वेश्चन को इतना 1-2 लाइन में कंक्लूड करोगे कि हेंस वी विल मेक इन इंडिया विच इज स्ट्रांग ऑन द पाथ ऑफ पॉलिसी, नीति निर्माण में, जस्टिस, न्याय में, ट्रूथ, सत्य, डिग्निटी, गरिमा एंड ड्यूटी, सर्विस, इसमें इस पाथ पे चलने वाले इंडिया का निर्माण हम करेंगे। तो कितना अच्छा लगेगा कंक्लूजन। तो ये सब स्टैंडर्ड लाइन आप कंक्लूजन में लिख लेना। आप कहाँ लिखेंगे? अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कौन सी में लिखेंगे? कोई सा भी टॉपिक लिख लो, या फिर कंक्लूजन का अलग से एक पेज बना लो लास्ट में कि स्टैंडर्ड कंक्लूजन कैसे कैसे लिख सकते हैं, अपने आप दिमाग में आएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलो सेंगोल की बात हो जाती है। सेंगोल मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई सेंगोल? क्योंकि अरे एक तो ये गलत है ये, ठीक है, मैं चेंज करना भूल गया, सॉरी। सेंगोल देखो भाई, क्योंकि जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था बताओ? 2018 में क्वेश्चन आया था कि अर्जुनास पेनेस वाला, और उस टाइम अर्जुनास पेनेस न्यूज़ में था क्योंकि इंडिया वो ममल्लपुरम समिट होता है, इंडो चाइना समिट, ठीक है। इस बार सेंगोल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल काफ़ी न्यूज़ में। तो ये इसके बारे में 2-4 चीज़ें, 2 मार्कर का आएगा। तो डिराइव्स फ्रॉम द तमिल वर्ड सेम्माई, सेम्माई से निकलता है जिसका अर्थ है राइटियसनेस, धार्मिकता, ठीक है। तमिल शब्द के सेम्माई से निकलता है, 1 पॉइंट ये हो गया। दूसरा, चोला एम्पायर में इसका यूज था, किस लिए? ये सिंबल ऑफ पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ सर्विस, पाथ ऑफ नेशन, कर्तव्य पथ, सेवा पथ और राष्ट्र पथ का एक सिंबल था ये, ठीक है। ड्यूटी, सर्विस एंड नेशन। मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स टू इंडियन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, क्या दिखाने के लिए, क्या सिंबलाइज करने के लिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडियन गवर्नमेंट में पावर ट्रांसफर हो रही है। न्याय संगत और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है ये, ठीक है। डिजाइन में क्या है? लगभग 5 फीट का है, और ऊपर ये नंदी बैठा हुआ है जो कि न्याय का प्रतीक है, नंदी, ठीक है। बस ये 4 चीजें काफी है, बस इतना सा नोट्स में लिख लेना अपने। आर्ट वाला आपने, मैंने वो जो मिशन 350 की जो आपको पीडीएफ दी थी उसमें आर्ट एंड कल्चर का एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। इसीलिए मैंने आर्ट एंड कल्चर का दिया था क्योंकि ये कभी कभी न्यूज में आता रहता है। आगे चलते हैं। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग और ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग में थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वो विजय सूर्या मंदिर है, कहाँ पे? परमार डायनेस्टी ने बनाया था 11वीं सेंचुरी में, विदिशा एमपी में। उससे डिजाइन प्रभावित है। ये देखो ये वाली डिजाइन, ये सूर्य मंदिर, विजय सूर्य मंदिर, परमार डायनेस्टी का एमपी में, विदिशा में परमार डायनेस्टी ने 11वीं सेंचुरी में बनाया था। और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग किससे इंस्पायर्ड है? वो भी 11वीं सेंचुरी में 64 योगिनी मंदिर है जो कि शिवा का मंदिर है, कहाँ पे? भिंड मोरेना में, वही एमपी में ही है। तो देखो 11वीं सेंचुरी मैच हो रहा है, 11वीं सेंचुरी मैच हो रहा है, एमपी मैच हो रहा है, एमपी मैच हो रहा है। ये विजय सूर्य मंदिर है, वो 64 योगिनी मंदिर है जो कि शिवा का था, ये सूर्य मंदिर है, ठीक है। जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है? बिमल हसमुख पटेल, ये गुजरात के भाई बहुत बड़े आर्किटेक्चर है। और ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के आर्किटेक्चर कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ये आपको पता है, लुटियंस बोलते हैं उस दिल्ली को जो जहाँ पे ये पार्लियामेंट वगैरह है, लुटियंस दिल्ली बोलते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कंपेयर भी कर दिया, ये पुरानी पार्लियामेंट थी, ये 64 योगिनी मंदिर था, देखो सिमिलर सा लग रहा है ना। और ये नई वाली बिल्डिंग है, और ये अपना क्या है? सूर्य मंदिर है, विजय सूर्य मंदिर। आगे चलते हैं फटाफट से। अब देखो आज आर्टिकल आया था क्लाइमेट चेंज पे, और सेम ही चीज़ें थी यार, कोई अलग चीज़ें थी नहीं। तो मैंने पहले वाली चीज़ों को रिवीजन के लिए ला दिया आपको कि क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन में इंडिया क्या क्या कर रहा है। अच्छा, एडेप्टेशन और मिटिगेशन में अंतर मैंने आपको बता दिया था, किसमें? अपग्रेड में। एक बार फिर बता देता हूँ। मिटिगेशन का तो मतलब है समन करना, मतलब जो चीज़ें क्लाइमेट चेंज को पुश कर रही है, बढ़ा रही है, उनको कम करो, ठीक है। और अडेप्टेशन का मतलब है कि जो क्लाइमेट चेंज हो गया है उसमें हम अडेप्ट कैसे करें, अपने आप को अनुकूलित कैसे करें, कैसे अपने आप को ढालें, दोनों में अंतर ये है, ठीक है। एविडेंस क्या है कि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है? ये 4 एविडेंस आप पढ़ लेना खुद से, बहुत मतलब ये काम आएंगे आपके। एक तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ के 400 ppm को क्रॉस कर चुकी है। दूसरा, प्री इंडस्ट्रियल एरा से
ठीक है। 1800 के बाद में 1.1 डिग्री सेल्सियस अपने आप ही बढ़ गया, आईपीसीसी की रिपोर्ट है। तीसरा जो सी लेवल है वो 20 सेंटीमीटर तक राइज कर गया 1880 के बाद में, ठीक है। तो 2-3 डेटा ये। उसके अलावा एक्सट्रीम वेदर इवेंट तो आपको पता ही है, हीट वेव्स आ रही है, ड्रोट आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अभी नौतपा चल रहा है, गर्मी आनी चाहिए थी और अभी सर्दी लग रही है कभी कभी। एक ही दिन में सर्दी, गर्मी और बरसात तीनों का फील करवा रही है। तो क्लाइमेट चेंज तो है भाई। तो ये 3-4 फैक्ट है, याद रख लेना। 1.1 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल, 400 ppm CO2 वाला बिल्कुल, और 20 सेंटीमीटर सी राइज, ये 3 फैक्ट याद रख ही लेना आप। ये मैं चेंज करना भूल गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। इंडिया जी एफर्ट इन मिटिगेशन, क्या क्या है भाई मिटिगेशन मतलब कम करने में एफर्ट्स। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हमने 175 गीगावाट का रखा था 2022 तक, जिसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी होनी चाहिए, 60 गीगावाट विंड एनर्जी होनी चाहिए और 10 गीगावाट बायोमास होनी चाहिए। ये याद रख लेना भाई। इंटरनेशनल सोलर लाइन्स अपन ने बनाई है 2015 में। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गया, पीएम कुसुम योजना हो गया, जिसमें सोलर पैनल की बात होती है, मिशन लाइफ हो गया। ये 5-6 आप अपने नोट्स में लिख लेना, इसमें समझाने वाली कोई बात है नहीं, पहले समझा भी चुका हूँ। मिटिगेशन और ये पंचामृत भाई, ये सीधा पूछ सकता है पंचामृत, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। COP26 जो यूके में हुआ था उसमें ये 5 प्लेज थी इंडिया की, उसमें से 4 प्लेज के टारगेट तो 2030 है और एक का 2070 है, ठीक है। 2070 वाला कौन सा है कि हमें 2070 तक नेट जीरो इमिशन करना है, याद रख लेना, ठीक है। नेट जीरो इमिशन मतलब जितना कार्बन हम उत्सर्जित करते हैं उतना ही हमें सोख लेना है। कैसे सोख लेना है, जैसे पेड़ लगा के और भी बहुत सारे एफर्ट्स मार के, ठीक है। और 2030 में 4 टारगेट है। पहला टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी कैपेसिटी 500 गीगावाट तक होनी चाहिए। नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मतलब जैसे सोलर हो गई, विंड हो गई, तो अभी तो कितनी है, अभी तो कम ही है। अपना टारगेट जैसे 100 गीगावाट सोलर का है, 60 तो 175 200 हो गई होंगी ज़्यादा ज़्यादा, 500 तक लेके जाना है इसको 2030 तक। और दूसरा टारगेट है कि जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका 50% 2030 तक ये रिन्यूएबल से आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो 1000 गीगावाट की रिक्वायरमेंट है तो उसका 50% लगभग 500 गीगावाट रिन्यूएबल से आना चाहिए, ठीक है। तीसरा टारगेट 2030 का क्या है, रिड्यूसिंग इमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया जीडीपी बाय 45% बाय 2030, ठीक है, याद रख लेना 45% तक घटाना है 2030 तक, ठीक है, जीडीपी का। द कंट्री विल रिड्यूस द टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन बिटवीन नाउ एंड द ईयर 2030। अभी से लेकर 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन का इमिशन प्रोजेक्ट का घटाना है, ठीक है। जो कार्बन इमिशन है उसको इतना घटाना है, इतना कम करना है, ठीक है। ये 5 प्लेज है, 5 पंचामृत है, इनको याद कर लेना। 2030 तक 4 है, एक 2070 का है, 2070 नेट जीरो है, 2030 में 2 तो रिन्यूएबल एनर्जी के और 2 कार्बन इमिशन या इमिशन के हैं, ठीक है। इसमें से एक कार्बन इमिशन का 1 बिलियन टन है, दूसरा कार्बन इमिशन का 45% ऑफ जीडीपी तक घटाना है। जो नॉन रिन्यूएबल है उसका एक तो है कि 500 गीगावाट तक लेना है एब्सोल्यूट, एक है कि 50% एनर्जी जो नीड है वो नॉन रिन्यूएबल से होनी चाहिए, बस खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। एडेप्टेशन में क्या क्या करने, अब जो क्लाइमेट चेंज हो चुका अभी तक, जो 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, उससे बचने के लिए, उसके जो दुष्प्रभाव है उनसे बचने के लिए, उनको कम करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि नाबार्ड, मतलब ये एक फंड है। तो कुछ भी क्लाइमेट चेंज के कारण मान लो किसानों को नुकसान हो रहा है तो इस फंड से पैसे दे देते हैं, तो अडेप्ट हो गए ना थोड़े, ठीक है। मनरेगा में एक्स्ट्रा वर्क, जैसे ड्रोट आ गया कहीं पे, मतलब कोई सूखा पड़ गया, ज़्यादा पड़ रहा है, पहले तो कम पड़ता था, क्लाइमेट चेंज ज़्यादा पड़ रहा है तो मनरेगा में एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं उनको, ठीक है। उसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्योंकि बहुत बीमारियां बढ़ रही है, वेक्टर बोर्न डिजीजेज बढ़ जाती है, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया। जल संरक्षण के लिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, परिशुद्ध खेती, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे फ्लड इरिगेशन की तरह जगह पर क्या यूज करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह करते हैं, मल्चिंग यूज करते हैं अपन। जीएम क्रॉप्स, क्योंकि इनको आप जेनेटिकली मॉडिफाई करके आनुवांशिक रूप से संशोधित करके आप क्या करते हो, क्लाइमेट अडेप्टेबल बना देते हो। मान लो गेहूं की फसल जो कि सूटेबल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मार्च तक आते आते मान ले जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस होने लग गया क्लाइमेट चेंज के, तो गेहूं की फसल तो बर्बाद हो जाएगी, उसका तो सूटेबल टेम्परेचर ही नहीं है। तो हम जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसको ऐसा बना देंगे कि वो 28 डिग्री सेल्सियस तक भी अच्छी यील्ड दे, ठीक है। और CDRI, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। क्लाइमेट चेंज को तो नहीं रोक पा रहे, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण जो मान लो बहुत ओलावृष्टि हो रही है या फिर चक्रवात आ रहे हैं, उसके खिलाफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो आप, ठीक है, कि चलो हो रही है होने दो, लेकिन ऐसे घर बना दिए, इस तरीके से पुलिया डिजाइन, बिल्डिंग्स डिजाइन कर दी कि उन पर फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका, तो वो भी एक तरीका है, ठीक है। तो दोनों फ्रंट पे अपने को काम करना है, मिटिगेशन समन पे भी और एडेप्टेशन अनुकूलन करने के लिए भी, ठीक है। अब चलते हैं भाई, ये 4 क्वेश्चन है, 3
कितने 3 क्वेश्चन है, एक 5 मार्कर का, एक 2 मार्कर का, एक 5 मार्कर का, मतलब 2 5 मार्कर के, एक 2 मार्कर का। पढ़ लेना आप। एलेबरेट द स्ट्रैटेजिक एंड सिविक इंपोर्टेंस ऑफ नाविक सिस्टम। देखो अलग अलग है, सिविक इंपोर्टेंस अलग पूछा है और स्ट्रैटेजी। मैंने क्या बोला था कि एक लाइन तो लिख दो आप नाविक सिस्टम की, नाविक सिस्टम की डेफिनेशन लिख दो। कैसे कि नाविक सिस्टम एक कॉन्स्टिलेशन है सैटेलाइट्स का, जिसमें 7 सैटेलाइट है, 3 + 4 और ठीक है, और इसमें काम आता है। बस 1-2 लाइन में लिख दिया। फिर आप हेडिंग डालो स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस, ठीक है, उसमें 2-3 पॉइंट लिख दिए, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन में कितने पॉइंट लिखने, 8 पॉइंट लगभग लिखने। फिर आप डालो सिविक इंपोर्टेंस, उसमें 5-6 पॉइंट लिख दिए, 3-4 पॉइंट लिख दिए, हो गए, अपना काम हो गया। और 5 नंबर के क्वेश्चन में कोई कंक्लूजन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। कमेंट ऑन द डिजाइन एंड इंपोर्टेंस ऑफ सेंगोल इंस्टॉल्ड। अब 2 मार्कर का क्वेश्चन है, कम से कम 4-5 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। डिजाइन में 2-3 पॉइंट लिख दो, सेंगोल के इंस्टॉल इंपोर्टेंस में 2-3 पॉइंट लिख दो कि न्याय पद की बात करता है, कर्तव्य पद की बात करता है, राष्ट्र पद की बात करता है, ठीक है, पावर ट्रांसफर की बात करता है, ठीक है। एनालाइज द एफर्ट्स टेकन बाय इंडिया टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन समन और अनुकूलन करने के लिए भारत द्वारा किए गए प्रयासों की। 5 मार्कर क्वेश्चन, आप सीधा पॉइंट पे आ सकते हो कि समन करने के लिए प्रयास, ठीक है, 4-5 प्रयास इसमें लिख दिए, अनुकूलन करने के लिए प्रयास 4-5 प्रयास इसमें लिख दिया, हो गया 8-10 पॉइंट। वेरी गुड। बस ट्विटर में सबमिट करना है अपने को, रीट्वीट कर देना है प्लीज़, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके। मैं कोशिश करूंगा रिव्यू करने की, हालांकि टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा, ठीक है। और कर भला तो हो भला यार, नहीं भी कर पाऊँ रिव्यू तो आप भिड़ा मत करो, आप मुझे मतलब पता है परेशान कर देते हो बहुत बार, बहुत सारे लोगों का। आज भी 8-10 लोगों का मतलब इस तरीके से मैसेज आए थे कि आप रिव्यू नहीं कर रहे हो और ये हो और वो हो, मतलब पता नहीं ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो मुझे, लेकिन ठीक है, मेरी ड्यूटी है, मैंने कुछ काम लिया है तो मैं निभाने की कोशिश करूँगा, मैक्सिमम देने की कोशिश करूँगा अपनी। थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए इतनी देर। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना, और कमेंट कर दिया अगर आप लोग नहीं करते, लेकिन ठीक है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। नहीं अब तक सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपको वर्थ इट लगे कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल करेगा ये। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस अस ऑल।